तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम आज जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक लास्ट वाला रह गया था, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कैथोड रेज की, है ना। तो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसका जो लास्ट पोर्शन था कि ये क्या करते हैं, जब ये कैथोड रे हैवी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट एक पार्ट है वो बता देता हूं। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक फिलामेंट है ना, इस फिलामेंट में क्या प्रोड्यूस हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है। ये फिलामेंट है उसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, और जब ये करंट प्रोड्यूस होगी तो ये हीटअप हो जाता है, और जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के कारण जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, थर्मियोनिक इमिशन। देखो, थर्मियोनिक इमिशन का मतलब होता है गर्म होके अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं हम कौन सा, थर्मियोनिक इमिशन। और यहां पे हमने एक स्लिट लगा दी, ठीक है। पहले एक बार सुनना, फिर हम इसको पूछेंगे किसी को डाउट हो तो। ये जो थर्मियोनिक इमिशन है, यहां से एक स्लिट लगा दी। स्लिट इसलिए यूज करते हैं ताकि ये जो रेडिएशन, ये जो रेज जा रही है वो एक स्ट्रीम बन जाए उसकी, ठीक है ना, स्ट्रीम बन जाए, और ये स्ट्रीम यहां से पास आउट हो रही है। बाकी सबको रोक लिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने हैवी मेटल सरफेस का पार्ट लगा दिया। हैवी मेटल सरफेस है, हैवी मेटल सरफेस को हम ले सकते हैं सिर्फ फॉर इट इज टंगस्टन, है ना, टंगस्टन ले लेते हैं। और ये फास्ट मूविंग कैथोड रेज, ठीक है ना, ये कैथोड रे प्रोड्यूस हुई ड्यू टू थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है ना। और यहां पे जब ये फास्ट मूविंग कैथोड रे पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे हैवी मेटल सरफेस से, तो यहां पे जो एनर्जी निकलेगी वो एक्स रेज के फॉर्म में होगी। आ रही बात समझ में। तो जब हम यहाँ पे किसी फिलामेंट को गर्म करते हैं तो वहां से क्या निकल रही है, थर्मियोनिक इमिशन से कैथोड रे निकलती हैं। ये कैथोड रे जब हैवी मेटल सरफेस स्ट्राइक करेगी तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास 8 पॉइंट था। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे है, उसको भी थोड़ा समझ लो। वो क्या है, हमने कहा था कि जब हम कैथोड रे प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैथोड तो ठीक है यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, बट एनोड की जो पोजीशन है वो हम सामने भी रख सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी और डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही है तो एनोड की पोजीशन हम दोनों ही रख सकते हैं। मतलब ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। इसका मतलब ये हुआ, एनोड रे का जो कैथोड रे का जो प्रोडक्शन है वो एनोड की पोजीशन चाहे ये रखो चाहे ये रखो, दोनों केस में ये एनोड रे कैथोड रे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ एनोड पे डिपेंड नहीं करती। तो कैथोड रे जो है वो पोजीशन ऑफ एनोड पे डिपेंड नहीं करती। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ये पॉइंट नंबर 8 हो गया और ये पॉइंट नंबर 9 हो गया। 9 पॉइंट क्या हो गया, ये पोजीशन ऑफ एनोड पे डिपेंड नहीं करती है। इसको लिख दो। तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं। ये हमारे पास कैथोड है ना। हाई वोल्टेज जो है हमने अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे हमने क्या किया, और यहाँ पे जो एनोड यूज किया, एनोड इस तरह से है कि बीच में क्या है, एक होल है, ठीक है, बीच में क्या है, होल है। तो जब हाई वोल्टेज पे यहाँ पे हमने जब इनको कनेक्ट कर दिया तो यहां से कैथोड रे प्रोड्यूस हुई। कैथोड रे प्रोड्यूस होगी तो हमें एक स्ट्रीम ऑफ कैथोड रे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो बीच में एनोड की जो होल है इसमें से ये निकलेगी, ये कैथोड रे यहां से निकलेगी, और यहाँ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखा है। अभी ये मानो कि ये दोनों नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो बताओ ये स्ट्रीम सीधा यहां से जाएगी और बी पॉइंट पे टकराएगी। क्लियर है, ये बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। जैसे यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये जेडएनएस स्क्रीन है, यहाँ पे ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होगा। अब मैंने क्या किया, जब ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होना है तो अब मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे इस जगह पे मैंने क्या लगा दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर है एनोड, नीचे क्या है, कैथोड। तो यहां पे ये जो स्ट्रीम गई तो ये ऊपर की ओर क्या होगा, ऊपर की ओर क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो ये क्या ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। क्लियर है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इस तरह से अप्लाई किया कि इसके ऑपोजिट फोर्स लगे, तो ये जो कैथोड रे हैं वो नीचे की ओर आएगी और इस पॉइंट पे सी पे टकरा रही है।
अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, दोनों साथ में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे ले जाएगा, दोनों हो जाएंगे बैलेंस। तो ये कहां टकराएंगे, बी पॉइंट पे टकराएंगे। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गए। तो एफ ई जो है वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एफ बी जो है वो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों इक्वल हो गए इस पॉइंट पे। तो यहां पे हमें कैलकुलेट करने के लिए, वैसे आप 12th में डिटेल से पढ़ोगे इसकी कैलकुलेशन कैसे आती है, फॉर्मूले वगैरह। तो अभी हमारे यहाँ पे ये कैसे आया वो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो भी आपको याद नहीं रखना है। वो क्या है, E बाय एम, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन आर बी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई किया है, दोनों की वैल्यू हमें पता है। यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिलेगी हमें, वो रेडियस भी हमें इस कर्व की पता चल जाएगी, तो आर भी पता है। तीनों वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है क्या, -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। या यहाँ पे अगर मैं ग्राम में पुट करूं तो 1.76 माइनस का इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास E बाय एम आ गया। E बाय एम जो है यूनिट अपने को पता है, कूलम पर किलोग्राम और कूलम पर ग्राम। जब किसी को भी पर ग्राम में हम यूज करते हैं तो हम उसको वर्ड यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑन पर ग्राम। तो स्पेसिफिक चार्ज भी इसके लिए टर्म यूज करते हैं जो मैंने हेडिंग में लिखा है। ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब इस पॉइंट को हम आगे देखते हैं। तो सुनना इधर, इसका मतलब E बाय एम जो है इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन गैस में हो, चाहे नाइट्रोजन गैस में हो, चाहे हीलियम में हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा वही रहेगा, उस पर चार्ज भी वही रहेगा, उसका मास भी क्या होगा, वही आएगा। तो इन कैथोड रे का जो E बाय एम जो होता है, E बाय एम जो होता है कैथोड रे का, ये होता है हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या करेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस filled in discharge tube। ठीक है ना, एंड नेचर ऑफ कैथोड, कैथोड चाहे कोई भी लो चलेगा, नेचर ऑफ कैथोड, चाहे कैसा भी कैथोड हो, कैथोड होना चाहिए बस। और गैस कौन सी फील्ड है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो E बाय एम रेशियो ऑफ कैथोड रे इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये नेचर ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो फिल कर रखी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाइड्रोजन गैस में भी E बाय एम वही आएगा, या अगर हमने नियोन गैस ले लिया तो भी उसमें E बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कैथोड चाहे किसी का भी बना हुआ ले लो तो भी ये चलेगा। ठीक है, देखो इसको सर उधर के लिखा है गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, कैपिटल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब वो क्या बताएगा, हमारे पास चार्ज को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप ठीक है ना। तो इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इसने क्या किया था, इसने क्या किया, इसका मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। इसने एक ऐसा चैम्बर लिया, ठीक है ना। इस चैम्बर को इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और बीच में हम क्या करते हैं, सिंबॉलिकली समझने के लिए बीच में एक होल बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। यहां पे हमने क्या किया, एक एटमाइजर लेते हैं, एटमाइजर या स्प्रेयर ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, ऑयल फिल कर रखा है, ये स्प्रे है। जैसे मैं इसमें स्प्रे करूंगा तो क्या होगा, यहां पे
स्प्रे, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे ही स्प्रे करूंगा तो बहुत सारी क्या होगी हमारे पास ड्रॉपलेट आ जाएगी यहां पे, ये हमारे पास ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां बीच में होल है, ये ड्रॉपलेट यहां गिरेगी, इधर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्स रेज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चैम्बर में क्या कर रहे हैं, एक्स रेज। एक्स रेज जो होती है वो क्या होती है बताओ, एक्स रेज आर ऑल्सो आयोनाइजिंग रेज। आयोनाइजिंग रेज हाई एनर्जी की फोटॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी के फोटॉन हमेशा आयोनाइजिंग होते हैं, ठीक है ना, आयोनाइजेशन कर देते हैं गैस का। तो यहां पे आयोनाइजिंग रेज है, इसके अंदर जो गैस पार्टिकल है फिल, अब वो क्या करेगा, उस गैस को क्या करेंगे, वो आयोनाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ये जब ड्रॉपलेट नीचे गिरेगी तो क्या होगा, ये ड्रॉपलेट उनमें से चार्ज को कैप्चर कर लेगी। तो जैसे वो कैप्चर करेगी तो उसके ऊपर ड्रॉप पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस में। तो ये ड्रॉपलेट जब उस चार्ज को लेगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो ये मास के कारण नीचे की ओर गिरेगी, ठीक है ना, मास के कारण तो क्या गिरेगी, नीचे की ओर ये ड्रॉप। और बहुत सारी ड्रॉप होगी, हम यहाँ पे एक ड्रॉप को लेके समझ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ड्रॉप होगी यहाँ पे, हम एक ड्रॉप को लेके कर रहे हैं। जब ये ड्रॉप अपने मास से नीचे गिरेगी, ठीक है ना, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर प्लस वाला टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऊपर की ओर पुल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऊपर की ओर पुल करेगा और mg जो है वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह को सबको नेग्लेक्ट मान रहे हैं, ठीक है ना, हम नहीं लेके चल रहे हैं, समझने के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, mg मास से ड्रॉप नीचे आई, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको ऊपर पुल किया, बीच में कहीं ये सस्पेंड हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे ये बीच में कहीं अटक गई। यहाँ पे हमारे पास जो होता है, इसको विजुलाइज करने के लिए हमारे पास या तो माइक्रोस्कोप जैसा कोई स्कीम ले लेते हैं या टेलीस्कोप ले लेते हैं, इससे हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप की साइज क्या है। तो ये एक प्रेसाइज मेजरमेंट करते हैं और ड्रॉप की हम क्या निकालते हैं, स्फेरिकल ड्रॉप लेते हैं, उस स्फेरिकल ड्रॉप से हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, साइज। साइज से आती है हमारे पास रेडियस, रेडियस से क्या आ जाता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम से निकाल लेते हैं हम डेंसिटी, पता होती है, मास आ जाता है। तो इस तरह से हमें ड्रॉप का मास m आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी ड्रॉप पे स्टडी कर रखी थी और बहुत सारी ड्रॉप पे स्टडी की, तो देखो क्या रिजल्ट निकला वो मैं बता रहा हूं, ढंग से समझना इसको, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे पास क्या है, ये ड्रॉप ले ली मैंने यहाँ पे, ये ड्रॉप 1 है, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और मान लो इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो क्या आ रहा है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा क्या होता है, ई ही के फॉर्म में रहेगा, कभी 1.5 ई कभी नहीं होता है ना। इसका मतलब जो ड्रॉप इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगी तो कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे कैप्चर करेगी। तो उस ड्रॉप पे जब चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बताओ इस बात को। एक ड्रॉप पे जो चार्ज आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा या 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि भाई जो चार्ज है ड्रॉप पे हमारे पास, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आया, ठीक है, कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले में यहाँ पे हमने यूज किया। इस पे जो चार्ज आएगा वो हमारे पास ले लेते हैं इसको 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये सब माइनस में वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड ड्रॉप, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इस पे जो हमारे पास जो चार्ज आया वो हम ले लेते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, माइनस का। इधर हमारे पास आ गया यहाँ पे 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो चार्ज आए इनके ऊपर। अब सुनना, फोर्थ में 8 होगा, 9 नहीं होगा। अरे बेटा सही लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो इधर, अब सुनो, अब इस पॉइंट को समझो। मैं यहाँ ये बता रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 5 ड्रॉपलेट्स थी, इसने तो हजारों ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया था, लेकिन हमने क्या किया,
हमने ये 5 ड्रॉपलेट्स दी। अब आप सभी को पता है हर ड्रॉप पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। सपोज करो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज x है, तो ड्रॉप पे जो चार्ज आ सकता है वो केवल कितना आ सकता है, x आ सकता है, 2x, 3x, 4x, 5x, कभी भी 1.5x नहीं होगा। एग्जैक्टली वैसे ही सपोज करो आपके पास 5 रुपीज के ही सिक्के हो पूरे दुनिया में, तो हर एक के पास जो मनी होगी वो क्या होगी, या तो 5 रुपीज होगी, या 10 होगी, या 15 होगी, मतलब 5 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी को 7 रुपीज चाहिए तो कैसे आएगा, वो फिर नहीं होगा। क्लियर। सिमिलरली ड्रॉपलेट्स में जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के सिंपल मल्टीपल में होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक उस वैल्यू को चूज करना पड़ेगा जो इन सब में एग्जैक्टली क्या हो, डिविजिबल हो। और वो वैल्यू हमारे पास जो आती है वो क्या है, उसी को हम बोलेंगे क्वांटा ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो यहां पे क्वांटा ऑफ चार्ज देखो कितना आ रहा है, क्वांटा ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटा ऑफ चार्ज को हम कह सकते हैं इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और वो कितना आया देखो, तो हम यहां पे देखें सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है यहां पे, 3.2 है ना, बाकी सब में -19 है, तो 3.2 को इधर डिवाइड किया 1 आया, यहां पे 1.5, इसका मतलब ये गलत वैल्यू है। तो हम इसको भी हाफ करते हैं। इसको हाफ करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.6। तो 1.6 में इसमें डिवाइड करो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू इस वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में ही सारी ड्रॉप पे चार्ज है। इसका मतलब क्वांटा ऑफ चार्ज कौन है हमारे पास, ये हो गया। तो हमारे पास देखें तो ड्रॉप पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, यहां है 2, यहां 3, यहां 4, यहां पे 6 और यहां पे 5। ठीक है ना, इस तरह से आया। आगे बात समझ में, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सारे ड्रॉप पे हमारे पास ये चार्ज आ गए, सही है। हर एक ड्रॉप पे चार्ज जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का ही होगा। क्यों, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल है, 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो ड्रॉपलेट्स पे चार्ज जो आएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ हमारे लिए आसान हो गया। इतने सारे चार्ज में हम वो वैल्यू देखेंगे जो सब में क्या हो, डिविजिबल हो और इंटीग्रल वैल्यू दे दें। तो हमने ये चूज किया इन सब गिवन वैल्यू में से सबसे लोवेस्ट है 3.2। 3.2 में डिवाइड किया तो ये तो 1 आ गया, लेकिन ये 1.5, इसका मतलब ये वैल्यू क्वांटा ऑफ चार्ज नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, इसको हाफ किया 1.6, इसमें डिविजिबल है, ये 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, मतलब ये वैल्यू सब में डिविजिबल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो न हो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, इसलिए सारी ड्रॉप पे जो चार्ज है इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। अगर इसको एक और यूनिट में देखें ESU के अंदर, तो वो हमारे पास होता है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये एक अनदर यूनिट है, ये ध्यान रखना है चार्ज की। ठीक है, ईवी में इसमें देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसने जो है जो ऑयल क्यों यूज किया, कोई और लिक्विड क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ऑयल देखो क्या होता है, ऑयल जो होता है सबसे पहले तो वो वेपोराइज नहीं होता। तो ये जो ड्रॉप बनेगी ना वो क्या होगा, वो ऐसे ही उसी साइज की बनी रहेगी। मान लो वाटर की ड्रॉप लेते तो क्या होता है, उस ड्रॉप में से वाटर इवैपोरेट करने लग जाता है। तो ऑयल चूज करना भी इसके लिए इसका एक वाइज डिसीजन भी था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप। थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं तो E/m हमें पता है, E/m किसने बताया था, जे थॉमसन ने। उसकी वैल्यू कितनी है, -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है ना, और जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास कितना है बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है E/m का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो हम क्या करेंगे, E/m इक्वल टू क्या होगा बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me जो होगा वो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ,
यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन E/m रेशियो। तो बताओ हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जो आएगा वो क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा क्या, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये हमारे पास जो है इस तरह से मिलिकन के एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन के E/m वैल्यू का यूज करते हुए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मिलिकल वर्ल्ड ड्रॉप पे न्यूमेरिकल जो है वो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, है वैसे बहुत ही सिंपल। हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता है एक ड्रॉप पे जो चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन का वो वैसे ही क्या होता है, उसी इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ड्रॉप पे चार्ज आ सकता है। तो बस इसी को बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रखा है, इन एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग चार्जेस इन आर्बिट्री यूनिट। हमने क्या किया, एक यूनिट ले लिया, आर्बिट्री ले ली, अगर कोई ऐसे मान लिया कोई भी यूनिट, ठीक है ना, तो हम उसको डिफाइन करने की नीड है नहीं। वो वर फाउंड ऑन ए सीरीज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स जो दे रखा है 4.5 10⁻18, 3 into 10⁻18, 6 into 10⁻18, 7.5 10⁻18, 9 into 10⁻18। फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन सेम यूनिट, उसी आर्बिट्ररी यूनिट में जो लिखी नहीं है लेकिन जरूरत भी नहीं है उसकी, हमने आर्बिट्ररी यूनिट ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैंने क्वांटा ऑफ चार्ज अभी कैलकुलेट किया था। क्वांटा ऑफ चार्ज कैसे निकाला था, जितने ड्रॉपलेट्स है उनमें से मैंने क्या ले लिया, कॉमन। हमने एक तरह से वो एक हाईएस्ट वैल्यू ले ली जो सब में क्या हो, डिविजिबल हो और एक पर्टिकुलर वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल का आंसर दे। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करना है। हम ड्रॉपलेट लिख सकते हैं तो इसके ऊपर चार्ज लिख देते हैं। तो चार्ज क्या आएगा बताओ, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻18, ठीक है, 3 इंटू 10⁻18, फिर 6 इंटू 10⁻18, 7.5 इंटू 10⁻18, 9 इंटू 10⁻18। अब इन सबको देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन चार्ज के मल्टीपल में हमें पता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है ना, वो मिनिमम वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में ये सारे आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक तरह से HCF वाला कंसेप्ट ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटा ऑफ चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज, जिसको हम कह सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो देखो क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यू में सबसे लोवेस्ट वैल्यू को देखते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है ना। तो अब 3 वाली 3 इंटू 10⁻18 इसको सब में डिवाइड करते हैं। अगर वो इंटीग्रल फॉर्म में होल नंबर में डिवाइड हो जाए, इक्वली डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब यही क्वांटा ऑफ चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। डिवाइड करके देखते हैं ये कितनी बार जाएगा, 1.5, मतलब ये तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हाफ करते हैं। इसको हमने हाफ किया, हाफ करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1.5, है ना। 1.5 में अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, ये 2 टाइम्स, ये जा रहा है 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। इसका मतलब यही क्वांटा ऑफ चार्ज होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे जैसे हम आइडिया लगा सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वांटा ऑफ चार्ज आएगा हमारे पास कितना आएगा बताओ, 1.5 इंटू 10⁻18 यूनिट, वही आर्बिट्री यूनिट ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो नंबर ऑफ क्वांटा जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ क्वांटा जो है इस ड्रॉप पे वो कितना है बताओ, 1.5 से डिवाइड करो 3। इसका मतलब इस ड्रॉप पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ठीक है ना, ये हमारे पास इनके क्या नंबर ऑफ क्वांटा आ गए। तो ध्यान रखना, जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो गिवन वैल्यू में से हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसे तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स लेंगे तब जाके HCF वाला कंसेप्ट का एक्यूरेसी आ पाएगी। लेकिन जब हमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो गिवन ड्रॉपलेट्स के अंदर वो मैक्सिमम वैल्यू जो सब में इक्वली डिविजिबल हो वही क्वांटा ऑफ चार्ज होगा या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। ये ध्यान रखना। वापस रिपीट कर रहा हूं,
हमारे पास जितने भी ड्रॉप्स आएगी क्वेश्चन में, जो ड्रॉप्स गिवन है उन सभी ड्रॉपलेट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, जो चार्ज गिवन है वो हाईएस्ट चार्ज की वैल्यू लेंगे जो सब में डिविजिबल हो, और आंसर जो है हमें इंटीग्रल वैल्यू दे। तो ये वही जो इंटीग्रल वैल्यू या होल नंबर में जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या होगा, क्वांटा ऑफ चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिखो इसको।